हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू उस्कीबा इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफी, कुशीनगर। मैं वी ओंकार शक्ति। बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। चलिए, तो आज हम लोग सी टेट, यूपी टेट और किसी भी राज्य की स्टेट टेट की परीक्षा या जो आपके प्राथमिक स्तर की या माध्यमिक स्तर की या जूनियर स्तर की किसी भी महत्वपूर्ण परीक्षा में जो जीके का पार्ट होता है, उसके लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर, 8वां जो चैप्टर जिसका नाम है तत्व मिश्रण और पृथक्करण के बारे में कुछ चीज़ों को समझते हैं। और सीटेट के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और उसी का क्रम है जो इसको मैं आपके सामने हमेशा रखता भी चलता हूँ। इन्वायरमेंट ख़त्म होने के बाद बहुत सारी चीज़ों को लेकर चलेंगे। तो हम पहले ही बात पढ़ते हैं। हम अपने आसपास बहुत सी चीज़ों को देखते हैं। ये चीज़ें कुछ न कुछ जगह घेरती हैं और इनका कुछ न कुछ भार होता है। अब इम्पॉर्टेंट बात, जो चीज़ें जगह घेरती हैं या जिनका भार होता है, जो चीज़ें जगह घेरती हैं और जिनका भार होता है, उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। जैसे में भोजन यानी खाना, वायु, कपड़े, जल, टेबल, चट्टान, ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब जो है हमारी क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं। इनको हम पदार्थ कहते हैं। जैसे इनमें और उदाहरण हम देख लें, यानी जो चीज़ें जगह घेरती हैं, एक बार और समझिए, और जिनका भार होता है उन्हें पदार्थ कहा जाता है। जैसे खाना, वायु, कपड़े, जल, टेबल, चट्टान, स्टील, लकड़ी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब आदि सब पदार्थ हैं। तो इस चीज़ों को आपको समझना है। अब इसमें और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसको क्या है समझते हैं। जैसे चलिए, महत्वपूर्ण बात, सभी पदार्थों का रंग, रूप और आकार अलग अलग होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, सभी पदार्थों का, ये एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट, डबल ट्रिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो ध्यान रहे आप चीज़ को, इस चीज़ का। तो सभी पदार्थों का रंग, रूप और आकार अलग अलग होता है। अगली इम्पॉर्टेंट बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थों के मिश्रण से बनने वाली विशेष गुण वाली चीज़ को हम वस्तु कहते हैं। अब वस्तु किसे कहते हैं ये आपको समझ लेना है। एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थों के मिश्रण से बनने वाली विशेष गुण वाली चीज़ को हम क्या बोलते हैं? वस्तु कहते हैं। जैसे कुर्सी, कमीज यानी शर्ट, साइकिल, मेज, पैंट आदि, ये सब क्या हैं? हमारी वस्तुएं हैं। तो इनको हम समझ सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात जो आपके दिमाग में है और आप बहुत पहले से इसको जानते भी हैं। आरंभ में, यानी जब हम मानव सभ्यता की शुरुआत हुई, आरंभ में माना जाता था कि सभी पदार्थ जैविक और अजैविक यानी 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। इसके संदर्भ में कहावत भी है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। तो हम पहले मानते थे आरंभ में कि मृदा यानी पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल, इन 5 तत्वों से जो है किसी भी पदार्थ की रचना हुई है। परंतु आज के वैज्ञानिक युग में यह माना जाता है कि सभी पदार्थ कणों से बने हैं और सभी कण अणु या परमाणु से बने हैं। यही सत्य बात है। इस चीज़ को आपको स्वीकार कर लेना है कि सभी पदार्थ जो है किससे बने हैं? कणों से बने हैं और कण जो है अणु और परमाणु से बने हैं। इस चीज़ को आपको जानना है। अब आते हैं, हम पढ़ते हैं पदार्थों का विभाजन। पदार्थ समझ लिए तो पदार्थों का विभाजन समझते हैं। आधुनिक विज्ञान पदार्थों को उनके भौतिक व रासायनिक गुणों के आधार पर विभाजित करता है। भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थों को ठोस, द्रव और गैस में विभाजित किया जाता है। वहीं रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ को 3 प्रकार का होता है। एक तत्व होता है, एक यौगिक होता है और एक मिश्रण होता है। तो भौतिक गुण के आधार पर तत्व 3 प्रकार के, रासायनिक गुण के आधार पर भी तत्व पदार्थ 3 प्रकार के, पदार्थ की बात हो रही है। भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के, ठोस, द्रव, गैस। रासायनिक गुण के आधार पर भी पदार्थ 3 प्रकार के, तत्व, यौगिक और मिश्रण। ये चीज़ समझनी है। तो चलिए अब एक एक इनको डिटेल करते हैं। अब हम समझते हैं कि ठोस क्या होता है। अब ठोस चीज़ों को पढ़ते हैं, ठोस के बारे में जानते हैं। ठोस, इनमें अनेक अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल अत्यधिक होता है। इंपॉर्टेंट बात, अत्यधिक होता है। आकर्षण बल यानी अंतराणविक बल, यानी एक अणुओं के बीच में, आपस में 2 अणुओं के बीच का बल अत्यधिक होता है। इसलिए इनके अणु आपस में चिपके रहते हैं एक दूसरे से। इनका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। इंपॉर्टेंट बात, इनको दबाया नहीं जा सकता। जैसे पत्थर, ईंट, लकड़ी, लोहा, ये सब जो है क्या है?
ठोस हैं। इस चीज़ को बहुत आप अच्छे से जानते भी होंगे, बेसिक चीज़ें हैं ये सब, पर फिर भी मैं आपके लिए दोहरा दे रहा हूँ इन चीज़ों को। अब आते हैं द्रव के बारे में, जानते हैं द्रव क्या चीज़ है। द्रव अंतराण्विक बल ठोस की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। इनका निश्चित आयतन होता है, इनका निश्चित आकार नहीं होता। आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता। ये जिस पात्र में डाले जाते हैं उसी आकार में ढल जाते हैं। आसानी से ये बह जाते हैं। इनको ज़्यादा दबाया नहीं जा सकता। इनका घनत्व ठोस की अपेक्षा कम होता है। इंपॉर्टेंट बात, इनका घनत्व ठोस की अपेक्षा कम होता है। जैसे पानी, तेल, दूध आदि, ये जो चीज़ें हैं ये सब क्या हैं, आपके द्रव हैं। तो इस चीज़ के बारे में आपको समझना है, ये आप जानते भी होंगे, पर बेसिक चीज़ें हैं, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ इनको। अब हम बात करते हैं गैस की। गैस, इनमें अंतराण्विक बल बहुत ही कम होता है। इनका आकार और आयतन अनिश्चित होता है। इंपॉर्टेंट बात, इनका आकार और आयतन दोनों ही क्या होता है, अनिश्चित होता है। इनका घनत्व बहुत ही कम होता है। इनको आसानी से दबाया जा सकता है। ये आसानी से बह जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात है ये सब। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो गैसें हैं ये सब क्या है, ये जो है आपको गैस के रूप में जानी जाती हैं। इसके बारे में आप समझते भी हैं और मैंने इसको पीछे पढ़ा भी रखा है। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट बात, यही परीक्षा में प्रश्न आते हैं और यह बात आपको दिमाग में रखनी है। ये जो मॉडल है ये आपको दिमाग में रखना है। पदार्थों की भौतिक अवस्था बदली जा सकती है। अब देखिए, ठोस जो है जब गर्म होगा, ऊपर देखिए ये लाइन बनी हुई है, ठोस जब गर्म होगा तो द्रव में बदलेगा। ठोस जब गर्म होगा तो किस में बदलेगा, द्रव में बदलेगा। द्रव गर्म होगा तो गैस में बदलेगा। गैस को अगर ठंडा करें तो यह द्रव में बदल जाएगी। द्रव को ठंडा करें तो यह ठोस में बदल जाएगा। अब उदाहरण से फॉर एग्जांपल समझते हैं। जैसे ठोस में क्या है, एक बर्फ़ है हमारी। बर्फ़ को हम गर्म करते हैं तो पानी बन जाता है। पानी एक द्रव है हमारा। और पानी को गर्म करते हैं तो भाप बन जाता है, यानी गैस में बन जाता है। गैस को हम ठंडा करते हैं तो द्रव बन जाता है और द्रव को ठंडा करते हैं तो बर्फ़ बन जाता है। तो ये आपको दिमाग में समझना है और हमेशा इससे प्रश्न आते रहते हैं। तो इस डायग्राम को आपको जानना भी है। ठोस जो है गर्म होगा तो द्रव में बदलेगा, द्रव गर्म होगा तो गैस में बदलेगा, गैस ठंडा होगा तो द्रव में बदलेगा और द्रव ठंडा होगा तो ठोस में बदलेगा। ये चीज़ आपको समझनी है और जाननी भी है, इंपॉर्टेंट बात है। अब हम बात करते हैं मिश्रित धातु की, कि मिश्रित धातु क्या होती है। यह धातुओं का समांग मिश्रण होता है। इनके गुण उसके घटकों के गुण से क्या होते हैं, अलग होते हैं। कुछ मिश्रित धातुएं, जैसे पहली बात हम करते हैं स्टील की, तो इस्पात या स्टील की बात करते हैं तो इनका संगठन, यानी दो चीज़ों से मिलकर बना होते हैं। ये संगठन किन किन तत्वों से मिलकर बना होते हैं, तो कार्बन से बना होता है और लोहा से बना होता है। इसका उपयोग क्या होता है, तो चादर बनने के लिए, तार के लिए, रेल लाइन के लिए, औजार आदि बनाने में इसका हम उपयोग करते हैं, इस्पात का या स्टील का। ठीक है, तो दूसरी धातु के बारे में आते हैं, स्टेनलेस स्टील या स्टेनलेस इस्पात। ये क्या होता है, अब आइए। संगठन, इनमें तीन चीज़ें मिलकर बने होते हैं, लोहा, निकिल और क्रोमियम। लोहा, निकिल और क्रोमियम बने होते हैं। इनका उपयोग क्या होता है, बर्तन बनाने में होता है, ब्लेड बनाने में होता है। तो ये चीज़ें होती हैं। फिर अब हम बात करते हैं पीतल की। पीतल क्या चीज़ है, पीतल दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, तांबा और जस्ता से। इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आता भी है। तांबे और जस्ते से मिलकर बना होता है। इसका उपयोग क्या होता है, बर्तन बनाने में होता है और मशीनों के कलपुर्जे बनाने में होता है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। इसके बाद जो हमारी अगली धातु है उसको हम पढ़ते हैं, उसका नाम है डूरालुमिन। ये जो है किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है, इसका संगठन क्या है, तो देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम है, तांबा है, मैग्नीशियम है और मैग्नीज है। इनसे मिलकर बना होता है। इसका उपयोग किस में होता है, तो वायुयान बनाने में होता है, प्रेशर कुकर बनाने में होता है, उपग्रह यानी सैटेलाइट आदि बनाने में इनका उपयोग किया जाता है डूरालुमिन का। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब जो सबसे महत्वपूर्ण, लगभग हर परीक्षाओं में पूछा जाता है, कांसा या कांस्य। तो ये जो है इसका संगठन तांबा और टिन से होता है। तांबा और टिन मिलाकर हम कांस या कांसा बनाते हैं। इसका उपयोग बर्तन बनाने में होता है और ज़्यादातर मूर्तियाँ बनाने में होता है, तोप बनाने में आदि बनाने में ये होता है। ठीक है, अब हम आते हैं 22 कैरेट गोल्ड की बात करते हैं। ये कैसे बना होता है 22 कैरेट गोल्ड। 22 कैरेट गोल्ड जो है इसका संगठन होता है सोना, चांदी और तांबा। इसका उपयोग गहने बनाने में होता है। तो 22 कैरेट का ही गहना आपका बनता है।
23 कैरेट में भी कुछ चीज़ें बन जाती हैं, पर 24 कैरेट का गहना नहीं बना सकते अपन, ठीक है। तो इसको आपको दिमाग में रखना है। तो 22 कैरेट गोल्ड में जो है सोना, चांदी और तांबे का मिश्रण होता है। अब हम बात करते हैं कृत्रिम सोना की, यानी जिसको रोल्ड गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, और हमारे यहाँ जो है बहुत प्रचलन भी है इसका। लोग चोरी होने के डर से या बहुत सारे चीज़ों के अपराध के बहुत सारे डर से, पैसे के अभाव में इस चीज़ का ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो कृत्रिम सोना उसको बोलते हैं हम, रोल्ड गोल्ड बोलते हैं। इसका संगठन सोने जैसा दिखता है, होता नहीं है। तो ये तांबा और एल्युमिनियम के मिश्रण से बनता है। इसका संगठन तांबा और एल्युमिनियम है। इसका उपयोग हम गहने बनाने में करते हैं और मूर्तियाँ बनाने में करते हैं। ये सोने की अपेक्षा थोड़ा सस्ता होता है। इसके बारे में आप बहुत ज़्यादा जानते होंगे। अब आते हैं, हम अगली बात करते हैं मुद्रा या धातु की, ठीक है। तो इसका संगठन यानी सिक्के आपके जो हैं, ये तांबा, टिन और सीसा, 3 चीज़ों के मिश्रण से बनता है। इसका उपयोग जो है सिक्के बनाने में होता है। तो जो भी सिक्का बनता है वो तांबा, टिन और शीशे के मिश्रण से बनता है। अब हम बात करते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की। ये इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, तो आपको जानना है। हम अपने दैनिक जीवन में कई सारे परिवर्तन देखते हैं, जैसे बादलों का बनना, पानी का बर्फ या भाप के रूप में बदलना, मोमबत्ती का पिघलना आदि जैसे परिवर्तन हम रोज देखते हैं। इन परिवर्तनों को कुछ चीज़ों की अवस्था, आकार आदि में परिवर्तन होता है, तो कुछ चीज़ें बिल्कुल नई चीज़ों में बदल जाती हैं। क्या होता है, अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा और बारीकी से समझते हैं। जैसे आइए, जिस परिवर्तन में किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यानी जिस परिवर्तन में किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यानी भौतिक गुण क्या होते हैं, अवस्था और आकार में परिवर्तन होता है। जिस परिवर्तन में एक पदार्थ से नए पदार्थ का या पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसको थोड़ा और ही आसान भाषा में समझते हैं। किसी पदार्थ में 2 परिवर्तन एक साथ होते हैं। जैसे, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये दोनों परीक्षा में कई बार प्रेसिटेट की आई भी हैं, सीधे सीधे यही उदाहरण भी आ जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है इस चीज़ का। मोमबत्ती जलने पर मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, जबकि मोमबत्ती के धागे का जलना रासायनिक परिवर्तन है। ये आपको दिमाग में रखना है। रोटी का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना यह भौतिक परिवर्तन है, जबकि रोटी का पचना रासायनिक परिवर्तन है। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपके लिए परीक्षा में आएगी, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको पता नहीं होता कि परीक्षा में क्या आएगा, मैं बता रहा हूँ कि ये परीक्षा में आएगा, तो ये चीज़ आपको दिमाग में ज़्यादा पढ़ के रखनी है। अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा जो है अंतर के रूप में, तुलनात्मक रूप में समझ लेते हैं। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में तुलनात्मक अध्ययन हम कर लेते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में। तो तुलनात्मक परिवर्तन करते हैं साथ ही साथ। पहला पॉइंट, इसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, भौतिक परिवर्तन में इंपॉर्टेंट बात। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, इसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है, इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, भौतिक परिवर्तन में यह अस्थायी होता है, परंतु यह क्या होता है, स्थायी होता है। ये दोनों का दिमाग में आपको रखना है। इस तरह से हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं। अगला परिवर्तन इनमें क्या होता है, जैसे भौतिक परिवर्तन में हम आते हैं, अगला परिवर्तन इनमें क्या है, देखिए, इसमें पदार्थों को उनके वास्तविक रूप, अवस्था आदि में परिवर्तन किया जा सकता है, परंतु इसमें पदार्थों को उनके वास्तविक रूप, अवस्था आदि में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यानी ये प्रतिवर्त्य होते हैं, परिवर्तन होता है, और इसमें अप्रतिवर्त्य होते हैं, यानी इनका परिवर्तन नहीं हो सकता। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, इसमें बहुत ही कम ऊष्मा, प्रकाश बाहर निकलती है या अवशोषित हो पाती है, परंतु रासायनिक परिवर्तन में इसमें ज़्यादा ऊष्मा या प्रकाश बाहर निकलता है और अवशोषित हो जाती है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात अब यहाँ पर उदाहरणों के साथ आती है और जो आपके काम आती है। जैसे इसमें गंध नहीं निकलती, भौतिक परिवर्तन में गंध नहीं निकलती, परंतु इसमें क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में इसमें जो है गंध निकलती है। ये चीज़ आपको समझना है, इसमें गंध नहीं निकलती और इसमें गंध निकलती है। तो देखिए, इसमें गंध नहीं निकलती है और इसमें गंध निकलती है। तो आइए पहले अब क्या होता है, जैसे देखिए, मोम का पिघलना, बादलों का बनना, कपड़े का फटना, रबड़ बैंड का खींचना, मक्खन का पिघलना, बल्ब का जलना, पानी का बर्फ बनना, शीशे का पिघलना, कागज़ का फटना, पानी में नमक या चीनी का घुलना, ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हमारी भौतिक परिवर्तन का हिस्सा हैं। ये आपको दिमाग में रखना है। सीधे सीधे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ये आएगा आपको दिमाग में, एक बार इसको याद करके रख लेना है।
ठीक है। इसका आप मुझसे PDF मांग सकते हैं, मैं आपको PDF दे सकता हूँ। 9839445099 पर आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं इसमें आपको PDF दे दूँगा यहाँ से। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं, जब रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, जैसे मोमबत्ती का जलना, पटाखों का फटना, दही का जमना, लोहे पर जंग लगना, अगरबत्ती का जलना, जीवों का बड़ा होना, भोजन का पकना पचना या भोजन का सड़ना। ये भोजन पचना दूसरी चीज़ है, भोजन का सड़ना दूसरी चीज़ है, सारी चीज़ें हैं। अब इसमें मैग्नीशियम के फीते का जलना, कोयले या लकड़ी आदि का जलना, कागज़ का जलना, ये सब जो चीज़ें हैं हमारी, ये सब चीज़ें क्या हैं, रासायनिक परिवर्तन है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है क्या, कि भौतिक परिवर्तन में किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, रासायनिक परिवर्तन में किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है। रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है, जबकि भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको बताई। ये सारे उदाहरण भी आते हैं सीधे सीधे। अब हम आते हैं अगली बात जो करते हैं, वो बात है क्या, पदार्थों का पृथक्करण, यानी अलग अलग। जिन पदार्थों का हम उपयोग करते हैं उनमें बहुत सारे पदार्थ मिश्रण होते हैं। मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं। इनमें मिश्रण कुछ हानिकारक और कुछ अनुपयोगी पदार्थ होते हैं, जिनको अलग अलग करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम उपयोगी पदार्थ का उपयोग कर सकें। ठीक है। तो कोई भी पदार्थ होता है वह कई ना कई पदार्थों से या दो से अधिक पदार्थों के मिलकर बना होता है, तो उसको अलग करना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्या लिए, अब आइए देखते हैं, बताते हैं क्यों होता है भैया। जानिए, किसी मिश्रण में से उपयोगी और अनुपयोगी पदार्थों का अलग करना ही क्या होता है, पृथक्करण कहलाता है, यानी अलग अलग करना। अलग अलग मिश्रणों को अलग अलग तरीक़ों से अलग किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी मिश्रण की पृथक्करण की विधि उस मिश्रण के घटकों या अवयवों पर निर्भर करती है। ठीक है। तो अब आइए कौन कौन सी विधियाँ होती हैं इसके बारे में पहले बात करते हैं। पहली विधि होती है हस्तचयन विधि। हस्तचयन विधि में क्या होता है, इस विधि में ठोस अनुपयोगी अवयव को हाथ से अलग किया जाता है, जैसा कि बात नाम से ही पता है। इस विधि के द्वारा दाल चावल आदि से कंकड़ पत्थर निकाला जाता है। जैसे आप गांव में घरों में देखते हो कि माता बहनें जब चावल या कोई भी व्यक्ति, पुरुष भी हालांकि आजकल खाना बनाता है, जो भी मेरा ऐसा भी मानना है कि जो भी अगर सक्षम है और मौजूद है और उसके पास काम नहीं है तो सबको कुछ ना कुछ करना ही चाहिए, सबको सब कुछ आनी चाहिए। तो अक्सर हम देखते हैं क्या, कि जब दावल और चावल बनाया हो जाता है तो उसमें कंकड़ पत्थर जो होते हैं उनको पहले हाथों से निकाला जाता है, बुना जाता है, तो उनको निकाल लिया जाता है। तो और इसको हम बोलते हैं हस्तचयन विधि। अब अगली विधि की बात हम करते हैं, थ्रेसिंग विधि, जिसको हम गाहना भी बोलते हैं। थ्रेसिंग विधि क्या होती है, इसमें जो समझते हैं, इस विधि से अनाज के कणों को उनकी डंडियों से अलग किया जाता है। इस विधि में अनाज की डंडियों को हाथ से पीटा जाता है या बैलों के द्वारा कुचला जाता है, या आजकल ट्रैक्टर के सहारे थ्रेसर का प्रयोग किया जाता है, या कंबाइन का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। तो इस विधि को हम क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। किसान अपनी फसल को में जो दाने होते हैं उनको उनकी डंडियों से अलग करता है। इस विधि को हम थ्रेसिंग या गाहना कहते हैं। अब अगली विधि है निष्पावन या पछाड़ना। ये क्या है, निष्पावन या पछाड़ना क्या होता है, इस विधि के द्वारा हल्के एवं भारी ठोस अवयवों को अलग किया जाता है। इस विधि में हवा का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के द्वारा अनाज के कणों को भूसे से अलग किया जाता है। हवा आती देखते हो, बहुत सारी चीज़ें हम जानते हैं पर उसको एक्यूरेट नहीं जान पाते, उस शब्द के द्वारा ही उसको प्रेजेंट किया जाता है। गांव में आप देखते हैं हाथ से चलाने वाली एक पंखी होती है, जिसको गांव में देसी भाषा में पूर्वांचल में बिहार वगैरह के जैसे उत्तर प्रदेशों में ओसाना भी बोलते हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना है। तो निष्पावन या पछाड़ना इसका शुद्ध हिंदी वर्ड है, जिससे हवा के द्वारा, अगर हवा चल रही है तो अनाज को एक डलिया में रखकर या एक छोटे से बर्तन में रखकर और गिराया जाता है धीरे धीरे, और उसमें से जो हल्के कण होते हैं वो हवा के साथ उड़कर चले जाते हैं और अनाज वहीं पर गिर जाता है। तो इसी को भूसा अलग हो जाता है। इसी विधि को हम निष्पावन या पछाड़ना कहते हैं। ये चीज़ आप जान भी रहे होंगे। अब हम बात करते हैं चालन विधि की। चालन विधि क्या है, इंपॉर्टेंट विधि है। इस विधि से उस मिश्रण को, जिसको एक घटक बारीक होता है और दूसरा घटक थोड़ा अलग होता है, मोटा होता है, उसको अलग किया जाता है। इस विधि में
चालनी या छन्नी का प्रयोग किया जाता है। इस विधि से जैसे आटे में से चोकर, रेत में से कंकड़ पत्थर अलग किए जाते हैं। रोज़ आप घर देखते होंगे कि छलनी से या चालनी से जो है आटा में से जो है चोकर हम निकाल लेते हैं। घर बनता है तो रेत में से मोटे जो कंकड़ पत्थर होते हैं उसको हम निकाल लेते हैं। तो इस विधि को हम चालन कहते हैं। अगली विधि जो आती है वह चुंबकीय पृथक्करण विधि है। इसमें क्या है, इसमें चुंबक का प्रयोग किया जाता है। इस विधि से उस मिश्रण को जिसका एक घटक चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाता है उसको अलग किया जाता है। जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट, इन सारी चीज़ों को खींचा जा सकता है चुंबक से आसानी से। तो इसको हम चुंबकीय पृथक्करण विधि बोलते हैं। अब हमारी जो अगली विधि आती है उस विधि का नाम क्या है, अवसाद या तलछटन। अवसाद या तलछटन विधि क्या होती है ये जानिए। इस विधि में ठोस एवं द्रव के मिश्रण को कुछ समय के लिए स्थिर छोड़ दिया जाता है। मिश्रण के स्थिर रहने पर ठोस घटक नीचे बैठ जाता है और द्रव घटक ऊपर आ जाता है। जैसे आपने एक बहुत ही कहानी सुनी होगी कि कौवे को प्यास लगा था, घड़े में छोटा सा थोड़ा पानी था तो वो कंकड़ पत्थर लाकर गिराता जाता था और कुछ देर बाद वह छोड़ दिया तो पानी द्रव क्या हो गया था, ऊपर आ गया था और ठोस जो है नीचे बैठ गया था। इस तरह उसने पानी पी लिया था। तो वही बुद्धि जो है अवसाद या तलछटन होती है। जैसे गांव में सरसों से जब तेल निकलवा के लाया जाता है तो उसका जो गाद होता है तो उस तेल को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाता है, बैठ दिया जाता है तो गाद सब सारा नीचे बैठ जाता है और जो है तेल ऊपर आ जाता है। जैसे नदियों में आप जाते होंगे तो देखते होंगे कि बहुत अगर शांत पानी है आप हिंडोर दें तो वो गदला पानी हो जाता है, कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो सारे जो है गाद नीचे बैठ जाते हैं और वह जो है क्या हो जाता है, पानी साफ हो जाता है। इसी विधि को हम अवसाद या तलछटन विधि कहते हैं। अगली जो विधि होती है वह होती है निस्तारणा या निथारना। इस प्रक्रिया में अवसाद रहित मिश्रण के द्रव को बिना हिलाए दूसरे बर्तन में डाल दिया जाता है तो अवसाद वहीं पर रहता है और धीरे से हम जो है उसको जैसे देसी भाषा में पसा लिया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में ये बात बोली जाती है, इसको निस्तारणा या निथारना कहते हैं। अगली विधि जो है उस विधि का नाम है निस्यंदन या छानना। इस विधि में निस्तारित मिश्रण को छलनी से छान लिया जाता है। जैसे आप करते हैं चाय में से चाय पत्ती, जूस में से रेसे को, पनीर बनाने के लिए फटे दूध में से ठोस कणों को छान लिया जाता है। तो इस विधि को हम निस्यंदन या छानना बोलते हैं। छानना आप जान रहे होंगे, निस्यंदन आपके लिए एक नया शब्द है, इसको आप दिमाग में रखिएगा। अब आते हैं वाष्पीकरण। अगली विधि है वाष्पीकरण। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है और इससे प्रश्न हमेशा आया हुआ है। जानिए, इसमें ठोस एवं द्रव को के मिश्रण को उबाला जाता है या गर्म किया जाता है। गर्म करने पर द्रव या जल जो है भाप बनकर उड़ जाता है और ठोस घटक नीचे रह जाता है। जैसे समुद्र के पानी से नमक को इसी विधि से अलग किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। फिर दूसरा, वाष्पीकरण से किसी भी तापमान पर हो सकता है। इंपॉर्टेंट बात है, वाष्पीकरण जो है वो किसी भी तापमान पे हो सकता है। ये उसके लिए ज़रूरी नहीं कि तापमान बहुत ज़्यादा चाहिए, ये आपको दिमाग में रखना है। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, परंतु उबालना जो क्वथन है एक निश्चित तापमान पर ही होगा। पानी का उबलना एक निश्चित तापमान पर ही होगा, ये चीज़ आपको भी जानना है। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है परंतु पानी को जब उबालेंगे तो वो एक निश्चित तापमान पर होगा। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट बात पढ़ते हैं। जैसे क्या है, किसी मिश्रण के पदार्थों को अलग करने के लिए एक से ज़्यादा विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे रेत, नमक और रेत के मिश्रण को अलग करने के लिए क्या करते हैं। पहला, मिश्रण में जल मिलाया जाता है, अवसादन और निस्तारण किया जाता है जिससे रेत और नमक वाला जल अलग हो जाता है। निस्यंदन यानी छानना किया जाता है जिससे नमक वाले जल में बचा हुआ रेत अलग हो जाए। वाष्पीकरण, निस्यंदित जल को गर्म किया जाता है जिससे जल भाप बनकर उड़ जाता है और नमक जो है क्या हो जाता है, बच जाता है। इस प्रक्रिया से नमक और रेत को हम अलग कर पाते हैं। ये चीज़ें हैं आपके लिए। अब आइए महत्वपूर्ण चीज़ें घिसती हैं और तैरती हैं, ये भी जानना है। जैसे घर्षण, नए जूतों का घिस जाना, वाहनों के टायरों का घिस जाना, चिकने गीले फर्श पर आसानी से न चल पाना, चिकने कागज पर लिखना मुश्किल होता है। ये जो क्यों होता है भैया, तो ये जानिए, ये इसलिए होता है
ये सब क्रियाएं घर्षण या घर्षण न होने के कारण होती हैं। जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तब उनके बीच में एक बल लगता है जो उनकी गति को रोकता है, जिसे हम घर्षण बल कहते हैं। ये आप बहुत आसानी से जानते भी हैं, ये चीज़ें समझते भी हैं। अब आइए, घर्षण के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है। इम्पॉर्टेंट बात, घर्षण हमारे लिए लाभकारी भी है और हानिकारक भी है। अब घर्षण से लाभ क्या है, घर्षण से हानि क्या है, इस चीज़ को भी हम यहाँ पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। लाभ पे पहले चलते हैं। घर्षण से क्या लाभ है? इससे मनुष्य चल पाता है, हम फिसल जाते हैं न होने पर घर्षण ना हो तो हम फिसल जाएंगे। टायर और सड़क के बीच घर्षण लगने के कारण ही वाहन क्या होते हैं, रुक जाते हैं, हमारा ब्रेक लग पाता है। इसके कारण ही हम कागज़ या बोर्ड पर लिख पाते हैं। इसके कारण ही माचिस की तिल्ली जलती है। सोचिए, घर्षण ना होता तो माचिस की तिल्ली कैसे जलती। इसके कारण ही हम धागे में गांठ बांध पाते हैं। घर्षण के कारण ही भवनों का निर्माण हो पाता है। ये बहुत सारी चीज़ें जो है आप जितना जानते हैं ये सब लाभ ही हैं घर्षण से। अब घर्षण से हम हानि के बारे में भी पढ़ लेते हैं। घर्षण से चीज़ें घिस जाती हैं, जूता घिस जाता है, टायर घिस जाता है। घर्षण के कारण ही मशीनों और उनके कल पुर्जे क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। घिसते घिसते वो ख़राब हो जाते हैं। इसीलिए देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनमें ऑयल डाला जाता है, ग्रीसिंग की जाती है ताकि वो कम घिस सकें और आसानी से मूव कर सकें। अब आते हैं घर्षण को कम करने के उपाय। अगर घर्षण कम करने के क्या उपाय हैं, इनसे प्रश्न आता है। मशीनों में तेल या स्नेहक का उपयोग किया जाता है, यानी परफ्यूम वगैरह। सूटकेसों में रोलर के पहिए लगा दिए जाते हैं ताकि ना घुस पाएँ। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़क लिया जाता है, ठीक है। दरवाज़ों के कब्ज़ों में तेल डाल दिया जाता है। मशीनों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। ये जो है सब जो है घर्षण को कम करने के उपाय हैं। अब हम बात करते हैं किसी वस्तुओं का तैरना और डूबना। इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार प्रश्न आए हुए हैं। हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं और कुछ वस्तुएं वहीं तैरती हैं। पानी का विशाल जहाज पानी में तैरता है और एक छोटी सी कील जो है पानी में डूब जाती है। अभी एक बात सुनिए, मीठे पानी में तैरना कठिन है जबकि खारे पानी में तैरना आसान होता है। मीठा पानी जैसे नदी का पानी और खारा पानी जैसे समुद्र का पानी या खारी झीलों का पानी। तो खारे पानी में हमेशा तैरना आसान होता है, परंतु मीठे पानी में तैरना बहुत मुश्किल होता है। अब जानिए क्या होता है। साधारणतः हम यह मानते हैं कि अगर किसी वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है तो वस्तु तैरती है, परंतु घनत्व ज़्यादा होता है तो वस्तु क्या होती है, डूब जाती है। इसी आधार पर पानी के जहाज को डूबना चाहिए क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, पर ऐसा नहीं होता। अगर ये बात सही है तो इस आधार पर पानी के जहाज को डूब जाना चाहिए, पर वो डूबता नहीं है। ऐसा क्यों भैया, इस चीज़ को आपको भी सोचना है और समझना भी है। तो आइए, उत्प्लावन बल या उत्क्षेप बल, इससे हम समझ जाएंगे उत्प्लावन बल और उत्क्षेप बल क्या होता है। तो उत्प्लावन बल और उत्क्षेप बल के बारे में जानिए। जब हम किसी वस्तु को पानी में डुबोते हैं तब उस वस्तु पर पानी के द्वारा ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसे हम उत्प्लावन बल या उत्क्षेप बल कहते हैं, ठीक है। इस बल के कारण वस्तु के भार में आभासी कमी महसूस होती है जो उस वस्तु के द्वारा हटाए गए जल के बराबर होती है। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। इस चीज़ को आपको समझना भी है, आपने पढ़ा भी है, भूल भी गए होंगे, परंतु आइए याद करते हैं। इसके अनुसार आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। किसी वस्तु के प्लवन के लिए 3 स्थितियां हो सकती हैं, यानी किसी वस्तु के तैरने के लिए 3 स्थितियां हो सकती हैं। वो 3 स्थिति कौन सी है, इसके बारे में हम जानते हैं। पहली स्थिति क्या है, अगर वस्तु का भार उसके उत्प्लावन बल से अधिक होता है तब वस्तु क्या होती है, डूब जाती है। जैसे कील का डूबना, भरी हुई कटोरी का डूबना, पानी भरे बोतल का डूब जाना, ठीक है। दूसरी स्थिति क्या होती है, अगर वस्तु का भार उसके उत्प्लावन बल से कम होता है तो ऐसी स्थिति में वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है और वस्तु तैरती है। जैसे जहाज का तैरना, खाली कटोरी का तैरना, पानी की बोतल जो खाली है उसका तैरना। तो ये 2 स्थितियाँ हो गई। तीसरी स्थिति क्या है, इस चीज़ को भी समझते हैं। आइए तीसरी स्थिति पे बात करते हैं। अगर वस्तु का भार उसके उत्प्लावन बल के बराबर होता है तो वह वस्तु जल की सतह के नीचे तैरती है। जैसे नींबू या अंडा साधारण जल में डूब जाता है परंतु नमक वाले जल में तैरता है, क्योंकि नमक वाले जल में वस्तु का भार उसके उत्प्लावन बल से
कम होता है। इम्पॉर्टेंट बात यही कारण है कि हम समुद्र में आसानी से तैर पाते हैं। अब बहुत महत्वपूर्ण बात, मृत सागर डेड सी जो जॉर्डन देश में है, जॉर्डन देश है वहीं पर है, इसका जल अत्यधिक खारा है। इसका जल जो है बहुत खारा है, 330 प्रति हजार है इसका जल, इसमें नमक की मात्रा, इसलिए कोई भी व्यक्ति उसमें आसानी से तैर सकता है। बस आप हाथ पैर हिला लेंगे, आराम से तैर जाएंगे। अगर आपको तैरना नहीं आता तो यहीं चले जाइए, मृत सागर में आसानी से तैर के आ जाएंगे। नाम बस डेड सी है, ठीक है। चलिए, इसके पीछे भी कहानी है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें आपने बहुत ही आसानी से समझने का प्रयास किया कि आपने इसमें समझा कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है, उत्प्लावन बल क्या होता है, उत्क्षेप बल क्या होता है, ठीक है, कहाँ हम तैर पाते हैं, कहाँ नहीं तैर पाते, घर्षण को कैसे कम किया जाता है, घर्षण से हानि क्या है, लाभ क्या है, घर्षण होता क्या है, चीज़ें कैसे घिसती हैं, कैसे तैरती हैं, पदार्थों को कैसे हम किन किन विधियों से अलग कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी जो बहुत ही उपयोगी हैं, विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी हैं, हमेशा आती हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये आती हैं। आप मुझसे इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। सीधे ये उदाहरण ही आ जाते हैं, ठीक है, कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। मैं आसान भाषा में आपको यहाँ पर प्रेजेंट करने का और साधारण भाषा में नोट्स बनाकर आपके सामने रखने का प्रयास किया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर ये आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, ताकि और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ और उसे आप अवश्य ही लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। एक बार YouTube सर्च करें उसकी बा इंस्टीट्यूट। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।